हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड नंबर 2 ऑफ प्योर पॉलिटिक्स। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में बीजेपी जीत सकती है। इस टॉपिक को हम 4 से 5 अलग अलग विषयों के अंदर समझने का ट्राई करेंगे। पहले हम बात करेंगे क्या है नंबर गेम्स। नंबर गेम्स में हम बात करेंगे लास्ट इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या थे, ओपिनियन पोल्स क्या कहते हैं और पार्टी के इंटरनल सर्वे किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे पॉपुलैरिटी ऑफ शिवराज सिंह चौहान और क्या उनकी पॉपुलैरिटी में एक शार्प डिक्लाइन आया है। तीसरी चीज हम बात करेंगे कंबाइंड लीडरशिप की, बीजेपी क्यों कंबाइंड लीडरशिप को इस बार बढ़ावा दे रही है। चौथी चीज हम बात करेंगे कि क्यों बीजेपी एमपी में ना सिर्फ एक नेशनल पार्टी है बल्कि एक लोकल पार्टी भी है। और आखिरी पॉइंट में हम बात करेंगे ऑपोजिशन की कि ऑपोजिशन कितना मजबूत है एमपी में और वो कितना सीरियस थ्रेट बीजेपी के सामने प्रेजेंट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये एपिसोड सबसे पहले नंबर गेम्स से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा 2018 के असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स की, जहाँ पे कांग्रेस को 40.98% वोट मिला था और 114 सीट्स उसने जीती थी। वहीं पे बीजेपी को वोट परसेंट तो 41.02% मिला था, जो कि कांग्रेस से कहीं अधिक था, लेकिन बीजेपी को सीट सिर्फ 109 ही मिली थी। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू क्लोज इलेक्शंस है इंडिया में जिसमें वोट में तो मार्जिन बहुत कम है और बीजेपी का वोट थोड़ा सा ज़्यादा ही है, बल्कि सीटें उसे कम मिली है। ऐसा हमें बहुत कम देखने को मिलता है इलेक्शंस में जनरली। अब अगर बात करें 2019 के लोकसभा इलेक्शंस की, तो कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी और बीजेपी को 28 सीटें मिली थी। यहाँ पे वोट शेयर में भी मैसिव शिफ्ट देखने को मिला था और कांग्रेस को सिर्फ 34.5% वोट शेयर मिला था, वहीं बीजेपी को 58% का मैसिव वोट शेयर मिला था। आजकल इंडिया में वोटर्स दो तरीके से वोट करते हैं, नेशनल इलेक्शन में अलग और स्टेट इलेक्शन में अलग। इसका प्राइम एग्जांपल एमपी भी है और दिल्ली भी है। तो अब अगर लास्ट इलेक्शंस की बात हम सम करें तो असेंबली इलेक्शन में तो इलेक्शंस काफ़ी क्लोज हुए थे क्योंकि एक लोकल इलेक्शन था। बट तो अभी जो करंट ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं एमपी के बारे में, उसमें कांग्रेस को थोड़ी सी एज दिखती हुई ज़रूर दिख रही है, बट कुछ पोल्स में बीजेपी को भी फ़ायदा होता दिख रहा है। कहीं कहीं पे कांग्रेस की बढ़त है और कहीं पे बीजेपी की, लेकिन ऐसा कोई भी पोल मुझे अभी तक नहीं दिखा है जिसमें किसी भी पार्टी की सीट्स 100 से नीचे गई हो। यह भी एक तरफ ही इशारा कर रहा है कि दोनों पार्टीज रेस में है और एक क्लोज इलेक्शन होने की संभावना है। अब बात करें टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल की, तो कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 के ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस 105 से 115 और बीजेपी 115 से 122 की तरफ जाती हुई दिख रही है। इंडिया टीवी के पोल के हिसाब से बीजेपी 102 से 110 और कांग्रेस 118 से 128 की तरफ जाती दिख रही है। यहाँ पे हमें सेम चीजें दिख रही हैं कि बीजेपी कहीं पे सरकार बनाती हुई हमें दिख रही है, कहीं पे कांग्रेस को एक थोड़ा सा एज दिखाया जा रहा है कि हम सारे पोल्स को कंबाइन तरीके से देखें, लेकिन बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। और इलेक्शन का कैंपेन जब शुरू होता है तो वहां से डिसाइड होगा कि किस तरीके के मुद्दे लोग उठाते हैं, किस तरीके की कैंपेनिंग होती है दोनों पार्टीज की तरफ से, और तब हमें पता चलेगा कि असली में इलेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ से ओपिनियन पोल से और लास्ट इलेक्शन से हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक क्लोज इलेक्शन की तरफ जा रहा है और यही सेम चीज पार्टीज को देखने को मिली है उनके इंटरनल सर्वे में। अब हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान 2005 से एमपी के मुख्यमंत्री हैं और वो ओबीसी हैं, तो ओबीसी वोट्स भी उन्हें काफी हद तक मिलते हैं। महिला वोटरों में उनकी वेलफेयर स्कीम्स के तहत वो काफी पॉपुलर हैं, ग्राउंड पे काफी एक्सेसिबल हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ दिखते हैं और बहुत ही ग्राउंडेड लीडर माने जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से वो एमपी की पॉलिटिक्स में पिछले 20 साल से एक सेंट्रल फिगर हैं और बीजेपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी हैं। इसी वजह से 2013 में आडवाणी कैंप की तरफ से नरेंद्र मोदी के समकक्ष बीजेपी में ही शिवराज सिंह चौहान को भी प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस की तरह पेश किया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद काफ़ी ओपिनियन पोल्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी में एक शार्प डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह है फटीग फैक्टर और एंटी इनकम्बेंसी। किसी भी स्टेट में अगर कोई सरकार एक लंबे समय तक रहती है तो किसी न किसी तरीके से लोग उनसे बोर हो जाते हैं, या आप ये भी कह सकते हो, जो कि एक बेटर टर्मिनोलॉजी होगी, कि लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या उनको सरकार से हो ही जाती है। यही देखने को मिला है शिवराज सिंह चौहान के केस में, जहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि एक फटीग फैक्टर्स है, खासकर जो नौजवान वोटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान का ही शासन देखा है उनके अंदर,
और जनरल वोटर के अंदर भी इस सरकार को लेके। लेकिन शिवराज सिंह चौहान रीब्रांडिंग में माहिर हैं और उन्होंने बार बार करके दिखाया है। तमाम इलेक्शंस में लगातार उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है और वो एमपी के सबसे कद्दावर लीडर के तौर पे उभरे हैं। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह चौहान का रीब्रांडिंग कैपेसिटी भारी पड़ेगा या फैटिग फैक्टर। अब हम बात करेंगे कि बीजेपी क्यों कंबाइंड लीडरशिप के साथ इस इलेक्शन में आगे बढ़ रही है। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ग्राउंड लेवल पे एंटी इनकम्बेंसी और फैटिग फैक्टर देखने को मिल रहा है। शायद यही रीजन है कि बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को सीएम फेस इस बार डिक्लेयर ना करके एक कंबाइंड लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रही है। कंबाइंड लीडरशिप से मेरा मतलब है कि जब बीजेपी की सेकेंड लिस्ट अभी हाल ही में अनाउंस हुई तो उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय और तमाम मंत्री और एमपीज का नाम था। अब बताया ये जा रहा है कि जो थर्ड लिस्ट निकलने वाली है 14 अक्टूबर के बाद, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम हो सकता है। तो इतने कद्दावर लीडर्स अगर एक साथ चुनाव में उतरेंगे, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय, तो यहाँ पे ये जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक संकेत करना चाहते हैं कि हम बीजेपी के निशान को ही अपना लीडर बना रहे हैं। हम कंबाइंड लीडरशिप के साथ स्टेट के सारे बड़े लीडर्स को मैदान में उतार रहे हैं ताकि बीजेपी इलेक्शन आसानी से जीत सके। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि ये जो डिफरेंट लीडर हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की सीट से उतारा जा रहा है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चाएं कि वो शिवपुरी से लड़ सकते हैं, जो कि ग्वालियर चंबल संभार की सीट में आएगी। ऐसे ही अलग अलग बड़े लीडर्स अपने अपने एरिया से चुनाव लड़ेंगे, जिससे ना केवल सिर्फ उनकी एक सीट पे फायदा होगा बल्कि उस रीजन की तमाम सीटों पे इफेक्ट पड़ेगा। सही, कैलाश विजयवर्गीय अगर इंदौर से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की सीटों पे भाजपा का फायदा होना तय है। तो एक तरीके से रीजनल गणित को सुधारने का एक तरीका हो सकता है। साथ ही साथ डिफरेंट कास्ट को भी साधने का एक तरीका हो सकता है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय आते हैं बनिया कास्ट से, प्रहलाद पटेल जो कि एक और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्हें भी मैदान में उतारा गया और वो आते हैं ओबीसी समाज से। ऐसे ही नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं जनरल कैटेगरी से। इसी प्रकार बीजेपी अलग अलग कास्ट के बड़े लीडर्स को मैदान में उतार के उस कास्ट में एक संदेश देना चाहती है कि हम आपके साथ हैं और आप हमें वोट करें। ऑल्सो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है पर सीट पे, जैसे कि एक विधायक है जिससे बहुत नाराजगी है उस क्षेत्र की जनता को, बट उसकी जगह अगर आप नया कैंडिडेट या फिर आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर उतारते हैं तो उस सीट की तो एंटी इनकम्बेंसी दूर होती ही होती है। प्लस अगर कोई एमपी है तो उसकी सीट की जगह अगर आपने उसको विधायक बना दिया तो उसकी सीट पे भी आप नया कैंडिडेट देंगे, तो आप एमपी के इलेक्शंस को भी, मतलब जो लोकसभा इलेक्शन है उस पे भी आप एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर कर सकते हैं। आज चीज जो कंबाइंड लीडरशिप करती है वो है सबको होप देना। यही चीज देखने को मिली थी 2019 में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने एमपी के ही इलेक्शन में अलग अलग तरह की जिम्मेदारी अलग अलग क्षेत्रों में दी थी, जहां पे उन तीनों को ऐसा फील कराया गया था कि उन तीनों का चांस है सीएम बनने का। तो उन तीनों ने सबसे पहले पार्टी के लिए जबरदस्त काम किया और पार्टी को पावर में लाया, क्योंकि एक बार पार्टी पावर में आती है तभी उनके सीएम बनने का कोई चांस है। लेकिन सीएम तो सिर्फ एक ही बनेगा, लेकिन इसमें सबसे पहले फायदा तो पार्टी का होता है। अब हम बात करेंगे क्यों एमपी में बीजेपी ना सिर्फ एक नेशनल पार्टी है बल्कि एक लोकल पार्टी भी है। एमपी बीजेपी का सबसे पहला टर्फ माना जाता है। आरएसएस और बीजेपी दोनों की एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्टेट में पाई जाती है और ये पहला राज्य था गुजरात से भी पहले जहां पे बीजेपी ने अच्छा करना शुरू किया था। इतना स्ट्रॉन्ग संगठन होने के बावजूद भी एमपी के इलेक्शन में बीजेपी ने तमाम राज्यों के एमपी और एमएलए के सहित मिनिस्टर्स को भी लगा रखा है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। सपोज करिए कि यूपी का मिनिस्टर है, ऐसा पॉसिबल है कि एमपी के किसी डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन इंचार्ज हो। ऐसे ही बीजेपी ने ब्लॉक लेवल पे जरूर एक ना एक एमएलए रखा है। तो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन एमपी में है, उसका तो फायदा भाजपा को मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि जो देश भर में उनका स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी वो इलेक्शन में हमेशा ही पूरी तरीके से झकझोर देते हैं, जिससे उन्हें एक जबरदस्त फायदा मिलता है। अब अगर बात करें ऑपोजिशन की, तो ऑपोजिशन मतलब कांग्रेस ही है एमपी में, ठीक है। उसके अलावा बीएसपी को कुछ सीट्स मिलती हैं और एसपी भी एक दो सीट्स जीत सकती है। इसके अलावा अगर पैन एमपी की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही सीधा मुकाबला है। तो ऑपोजिशन में जो सीएम फेस हैं कमलनाथ, वो इतने ग्राउंडेड लीडर एमपी में नहीं माने जाते थे 2018 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि उससे पहले उन्होंने मोस्टली सेंटर की पॉलिटिक्स करी थी। संजय गांधी, राजीव गांधी के जमाने से ये पॉलिटिक्स कर रहे
हैं और केंद्र में मंत्री कई बार रहे हैं, बट एमपी में इन्होंने एग्रेसिवली ग्राउंड की पॉलिटिक्स कम करी, इन्होंने दिल्ली की पॉलिटिक्स ज्यादा करी। बट सिंस 2018 ये एमपी के ग्राउंड पे पूरी तरीके से मौजूद हैं और टक्कर दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान को, जो कि अपने आप में एक बहुत ग्राउंडेड लीडर माने जाते हैं। एक और फायदा जो अपोजिशन को इस इलेक्शन में मिलेगा वो है सिंपैथी फैक्टर। 2018 में कांग्रेस थिन मार्जिन से ही सही बट सरकार में आई थी। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शिफ्ट हो गए थे अपने तमाम एमएलएस के साथ, जिसके पास कांग्रेस की कमलनाथ की जो सरकार थी वो गिरी और बीजेपी ने दोबारा एमपी में सरकार बनाई। लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, और जब कभी भी किसी भी स्टेट में ऐसा होता है कि एक पार्टी सरकार बनाती है और जोड़ तोड़ की वजह से उसकी सरकार गिरती है, तो उसकी तरफ एक सिंपैथी फैक्टर जरूर रहता है। तो ये सिंपैथी फैक्टर हमें एमपी के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी काफी फटीग फैक्टर है, इसका फायदा भी अपोजिशन को हो सकता है। ग्राउंड पे भी कमलनाथ के साथ कांग्रेस की पूरी यूनिट तैयारी में जुटी हुई है। 2018 से ही वो ग्राउंड पे काफी एक्टिवली नजर आ रही है। और कांग्रेस को एक फायदा और होगा कि एक लोकल इलेक्शन है और कांग्रेस इसको एक लोकल इलेक्शन की तरह ही बनाने की कोशिश करेगी। वहीं पे बीजेपी इसे एक नेशनल इलेक्शन की तरह तमाम बड़े नेशनल इश्यूज पे ले जाने की कोशिश करेगी। अगर एक लोकल इलेक्शन होता है तो अपोजिशन का फायदा जरूर होगा, क्योंकि एक नेशनल इलेक्शन में अपोजिशन के पास एमपी जैसे स्टेट में कोई चांस नहीं होगा, जैसा हमने देखा 2019 के लोकसभा इलेक्शन में, जहाँ पे बीजेपी को 58% वोट्स और 28 सीट्स मिली थी 29 सीट्स में से। अब इन तमाम इश्यूज पे बात करने के बाद हमें क्या कंक्लूजन नजर आता है? हमें कंक्लूजन यही नजर आता है कि एक वेरी क्लोज इलेक्शन की तरफ एमपी का इलेक्शन आगे बढ़ रहा है और कोई भी साइड जीत सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कैंपेन, डिपेंडिंग अपॉन नैरेटिव एंड परसेप्शन ऑफ द वोटर। जो शुरुआत में हमने सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी एमपी को जीत सकती है, तो बिल्कुल बीजेपी कहीं भी आउट नहीं हुई है इस रेस में। बीजेपी जरूर जीत सकती है, बस उसे एक बहुत ही जबरदस्त कैंपेन करनी पड़ेगी और लोगों तक अपनी बात एक इफेक्टिव ढंग से पहुंचानी पड़ेगी। और देखना होगा कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो शिवराज सिंह चौहान का रोल क्या कोई चेंज होगा या सेम रोल ही बना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।